Okay, assalamu alaikum student. This is fifth video of midterm revision. यहाँ पर हम अपना चैप्टर नंबर 5 को ही हम देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लेक्चर था ये काफ़ी कंपैरेटिवली इजी ही था। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। सबसे पहले मेमोरी रेफरेंस की बात की हुई है, तो इस तमाम चीज़ों को समराइज़ किया हुआ है यहाँ पर एक टेबल में। मैं आपको दो तीन इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ और फिर आपको समझ आ जाएगी। आपको याद होगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हमारे पास सीक्वेंसिंग में हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है। पहले क्या होता है कि पीसी की वैल्यू एआर में जाती है, फिर उसी एआर की वैल्यू को हम मेमोरी से लेते हैं और इंस्ट्रक्शन को उठा के आईआर में लोड करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में T2 में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं और T3 पे हम पहुँचते हैं। तो ये फिर उससे आगे की बात हो रही है कि अगर हमारे पास ऑप कोड एंड है तो हमारे पास D0 ऑन हो जाएगा। आपको याद है डिकोडर की हमने बात की थी। तो यहाँ पर ये D0 जो है ये बेसिकली उस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारे पास यहाँ पर कैसे काम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हमें ये पता चल गया तो अब हमने क्या करना है, हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपको याद होगा T2 में, अगर आप अपना लेसन प्लान वीक 4 का खोल लें तो उसमें आपने देखेंगे कि वहाँ पर T2 टाइम पर हमने क्या किया था, आईआर की जो 0 से लेकर 11 बिट थी यानी 12 बिट्स वो हमने एआर में डाल दी थी, यहाँ पर डाल दी थी। अब उस एआर में बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑपरेंट है। वो ऑपरेंट हमने मूव करना है कहाँ पर, डीआर में। हमने डीआर में मूव कर दिया। ये हम किस टाइम पे करेंगे, ये हम काम करेंगे T4 में करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंड का D0 यानी एंड हमारे पास यहाँ पर ऑन हुआ है। जब ये हमारे पास काम हो जाएगा तो हम T5 पे जाएंगे। T5 पे हमने क्या करना है कि हमारे पास पहले से एक वैल्यू एसी में पड़ी हुई है और दूसरी वैल्यू हमारे पास डीआर में। हम दोनों को ऐड करेंगे, रिजल्ट हमारे पास कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। और हमारा सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। यानी ये हमारी इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। क्लियर हो गया। सिमिलरली ऐड में भी हमने यही करना है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमारे पास अगर कैरी बिट आई तो हमारे पास हमारे पास 1 हो जाएगा, जैसे हमारे पास लास्ट असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन था। सिमिलरली यहाँ पर ये एल डी है, यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें T2 ऑन है यहाँ पर इसका, क्योंकि ऑप कोड 010 है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हम वैल्यू को यहाँ पर कर रहे हैं और फिर हम उसी वैल्यू को AC में लोड कर रहे हैं। यानी हमने अगर कोई वैल्यू AC में करनी होगी, लोड टू AC इसमें होगा, स्टोर टू AC, स्टोर फ्रॉम AC। तो AC की जो भी वैल्यू होगी हम एक ख़ास मेमोरी एड्रेस में कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली ये हमारे पास ब्रांच है, यानी हमने किसी इंस्ट्रक्शन पे जंप लगानी है और इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमारे पास AR में, हम वो एड्रेस कहाँ पर डाल देंगे, PC में अपडेट कर देंगे, क्योंकि PC हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। सिमिलरली आपके पास क्या है कि अगर हम PC की वैल्यू को हम ब्रांच एंड सेव द रिटर्न एड्रेस, यानी अगर मैंने जंप लगाई और वापस भी आना है तो उसके लिए हमने क्या करना है वो ये है, और हमने लूप्स कैसे इंप्लीमेंट करने वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर लूप के बारे में बता दूँ अगर कन्फ्यूजन हो, कि हमारे पास जितनी दफ़ा हमने लूप चलाना होता है वो वैल्यू हमने डीआर में रखी होती है। हम उसे बार बार इंक्रीमेंट करते हैं, और मैंने आपको बताया था अपने वीडियो लेक्चर्स में भी कि हम उसके निगेशन ले लेते हैं। अगर मेरे पास मैंने 3 टाइम्स लूप चलाना है तो मैं 3 नहीं लिखता, मैं -3 कर देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी -3 में मैं +1 करूँगा तो -2 हो जाएगा, फिर +1 करूँगा तो -1 हो जाएगा, फिर +1 करूँगा तो 0। तो हम बेसिकली हम उसी कंडीशन को देखना चाह रहे हैं T6 में, कि जब मेरे पास 0 हो तो लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, वरना अगर नहीं है तो हम उसी वैल्यू को, डीआर की वैल्यू को दोबारा मेमोरी में रख देते हैं और फिर वही सारा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमें चीज़ें समझ आ गई। सिमिलरली रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोग देख लें। यहाँ पर भी आपके पास वैसे ही हो रहा है कि हमारे पास किस तरह हमारे पास आ रहा है। आर का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है कि हमारे पास जो हमारे पास 15, 13 और 12 बिट वो इस तरह है कि पहली बिट हमारे पास 0 है और बाकी हमारे पास 12, 13 और 14 बिट 1 है। हम उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और B11 का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ हमारी 11 बिट ऑन है, बाकी तमाम बिट्स क्या हैं, 0 हैं। यहाँ पर हमारी 10 बिट ऑन है और यहाँ पर आपके पास ये समझ आ गई। तो ये हमारे पास ऑप कोड हमें याद करने बड़ी आसानी से हमें याद हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर हमने उसमें ऑपरेशंस बताए हैं कि आर का मतलब ये हो रहा है कि सीक्वेंस काउंटर 0 हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास CLA है तो हमारे पास क्लियर AC और क्लियर E में E क्लियर हो रहा है। यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट लेफ़्ट, सर्कुलर शिफ्ट राइट, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एज सच कोई आपके पास इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली इनपुट आउटपुट में भी हमारे पास जो यहाँ पर P की मतलब ये है कि हमारे पास 15, 14, 13 तो 12 बिट 1 है, और यहाँ पर हमारे पास 11 बिट 1 है, यहाँ पर हमारे पास 12 बिट 1 है, बाकी तमाम 0, और ये हमारे पास ऐसे हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑपरेशंस डिफाइंड हैं जो हमने डिटेल में वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन हमारी हुई है।
अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट आता है। इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है हम ज़रा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट देख लें। देखिए, जैसे हमारे पास हमारा प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन करता जाता है, और अगर हम बार बार अपनी प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन को रोकें और जाके चेक करें कि हमारे पास इनपुट डिवाइस पर कोई वैल्यू तो नहीं आई हुई, आउटपुट डिवाइस पर हमने कोई वैल्यू तो नहीं देनी, तो ये हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम एक इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ इनपुट पे आए या आउटपुट पे आए, तो हमारे पास इनपुट फ्लैग यानी ये वाला फ्लैग इनपुट का है, और ये वाला हमारे पास आउटपुट का फ्लैग है, ये विद रिस्पेक्ट टू दैट हमारे पास ऑन हो जाए, ताकि फिर हमें पता चले कि हमने इंटरप्ट लेना है। अच्छा, इंटरप्ट को हम ज़रा डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंटरप्ट है क्या। यहाँ पर हम प्रोग्राम्ड इंटरप्ट की बात कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरप्ट जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो होता है इंटरप्ट, प्रोसेसर का काम इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है, लेकिन जब इंटरप्ट अकर होता है तो हमारे पास ये होता है कि हमारा प्रोसेसर अपनी जो यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करता है, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करता है, और जहाँ पर हमारा इंटरप्ट डिफाइन होता है, एक्चुअली इंटरप्ट भी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो हम उधर चले जाते हैं और वहाँ पर हम उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने लगते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं, कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो प्री डिफाइंड है, जैसे हमने करेक्टर को इनपुट कैसे लेना है, करेक्टर को आउटपुट कैसे करना है, हमने स्ट्रिंग कैसे डिस्प्ले करनी है, तो ये हमारे हार्डवेयर में रोम में ये पहले सब चीज़ें डिफाइन हुई होती हैं। लेकिन जब हम अपनी मेन मेमोरी से यानी हमारे प्रोग्राम वाले एड्रेसिंग से हम किसी और एड्रेस पे जाते हैं, तो हमें अपने प्रोग्राम का एड्रेस कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है, क्योंकि इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद हम वापस कहाँ पर आएंगे, अपने प्रोग्राम पर आएंगे, और फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, आर हमें ये बता रहा है कि आपका इंटरप्ट डिटरमिन हो गया है, आई एन हमें बता रहा है कि इंटरप्ट आया है, एफ जी आई हमारे पास इनपुट फ्लैग है, और एफ जी हमारे पास आउटपुट फ्लैग है। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो किस्म के ही हमारे पास क्या हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, या तो इनपुट होगा या वो फिर आउटपुट होगा। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास अभी आर की वैल्यू ज़ीरो है, यानी आर डिटरमिन नहीं हुआ कि किस वजह से हमारे पास इंटरप्ट अकर हो रहा है। इंस्ट्रक्शन साइकिल आई, हमने इंस्ट्रक्शन उस साइकिल को फेच किया, डिकोड करने से हमें पता चला कि हमारे पास क्या है, वो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, तो नॉर्मली वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शन आई, आर की वैल्यू अभी भी ज़ीरो है, हम अज्यूम करते हैं कि वो इंटरप्ट है। अगर वो इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम पहले सबसे पहले देखेंगे क्या वो इनपुट फ्लैग की वजह से 1 तो नहीं है। अगर वो इनपुट फ्लैग की वजह से 1 है तो हमारा आर डिटरमिनेंट हो गया, यानी टाइप ऑफ इंटरप्ट क्या है। हम जाएंगे यहाँ से और यहाँ पर हम देखेंगे आर की वैल्यू 1 है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे, हम इंटरप्ट साइकिल की तरफ आ गए। इंटरप्ट साइकिल की तरफ जाने पर हम अपना सबसे पहले क्या करेंगे, रिटर्न एड्रेस सेव करेंगे, क्योंकि हम इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद वापस इधर आएंगे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए, यानी इस प्रोग्राम की तरफ आएंगे। सेव करने के बाद हमने वहाँ पर जंप लगा दी जहाँ पर हमारा इंटरप्ट है। उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद जब हमारा इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम इंटरप्ट इनेबल को भी ज़ीरो कर देंगे, आर डिटरमिनेंट को भी ज़ीरो कर देंगे। और हम फिर अब आर जब ज़ीरो हो गया तो अब आर हम दोबारा इंस्ट्रक्शन साइकिल की तरफ आएंगे। हमने फिर वो एक इंस्ट्रक्शन उठाई, वो एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हुई। हमने एक और इंस्ट्रक्शन उठाई, हमें पता चला फिर इंटरप्ट आया, और हमने देखा कि इस दफ़ा वो इंटरप्ट इनपुट फ्लैग की वजह से नहीं है, आउटपुट फ्लैग की तरफ की वजह से आया। तो फिर हम आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर हम वही सारा प्रोसीजर करेंगे और फिर वापस इधर आएंगे। तो हमारा प्रोसेसर जो है कुछ इस तरह इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है। ठीक हो गया। अब फाइनली हम यहाँ पर हमने इंटरप्ट हैंडलिंग को और जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिटर्मिनेशन को कंबाइन कर लिया है। टी नॉट पे ये हुआ, टी वन पर ये हुआ, टी टू पे ये हुआ। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा यहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शन डिटर्मिन हो गई। ठीक है, ये देखें, ये फेच वाला पार्ट हो गया, ये आपके पास डिकोड वाला पार्ट हो गया, ये भी डिकोड हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमने आज देखा कि एग्जीक्यूशन के लिए हर इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, हमने ये देख लिया। उसके बाद ये हमारे पास काम हो रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है, तो फिर हम इधर आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, रिटर्न एड्रेस को सेव करेंगे टेम्प्रेरी रजिस्टर में, जैसे हमने सेव कर लिया। फिर हम उधर जाएंगे जहाँ पर हमारे पास इंटरप्ट अकर हुआ है, और हम इंटरप्ट जहाँ पर इंटरप्ट की डेफिनेशन पड़ी हुई है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पड़ी है, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा आएंगे, हम आर की वैल्यू को चेक करेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होती है। ओके, यहाँ पर हम कुछ और इंस्ट्रक्शंस को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ पुराने जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही हमारे पास है कि हमने एक टेबल बनाना है जिसमें पी सी ए आर डी आर आई आर और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हमारे पास है। इस दफ़ा जो हम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो इंक्रीमेंट एंड स्किप 0 है,
और यहाँ पर जो हमारे पास एड्रेसिंग मोड है वो क्या है, इनडायरेक्ट है, यानी आई की वैल्यू 1 है। और ISG का हमारे पास ऑप कोड हमें पता है, यानी वो हमारे पास 6 है, जिसका मतलब है 110। और हमारे पास इनडायरेक्ट है तो 15 बिट 1 होगी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया। तो हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास वो इनडायरेक्ट बिट है, तो इनडायरेक्ट बिट का मतलब है कि 15 बिट 1 होगी। फिर हमारे पास लिखा हुआ है वो ISG है, तो वो हमारे पास उसका हमें ऑप कोड याद है, वो है 110। ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर जो आगे इससे वैल्यू आएगी ना, वो ऑपरेंड का एड्रेस आएगा। तो हम देखते हैं। अच्छा, द इनिशियल वैल्यू ऑफ पीसी की वैल्यू, द कंटेंट ऑफ मेमोरी एट एड्रेस दिस। अच्छा, ये अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन को उठाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये वो इंस्ट्रक्शन है जो हमारे पास है। ठीक है, ये ISG की कोड है, और ये आप देखें तो उसका ऑप कोड यही बनता है। ठीक है, और A9F जो है, ये हमारे पास वो 12 बिट्स हैं जो हमारे पास ऑपरेंड को बता रही हैं। ठीक है, ज़रा मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा तो का आपको पता है कि हमारे पास हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर ये 110 तो ये आ गया। फिर की आ गई, का अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा एक, सॉरी, ए है, तो हमारे पास ए का ऑप कोड जो होगा वो आ जाएगा, फिर 9 का आ जाएगा, और एफ़ का ऑप कोड आ जाएगा। तो A9F जो है बेसिकली वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ऑपरेंड का एड्रेस है। और उस A9F पे आपके पास, यानी यहाँ पर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपके पास ये वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू आपने DR में लोड नहीं करनी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। तो इस वैल्यू पे जो चीज़ पड़ी होगी उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर द कंटेंट ऑफ मेमोरी एट एड्रेस दिस, अब हमें ये पता चल गई है कि ये ऑपरेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई की बिट क्या है, 1 है। तो हम इस एड्रेस पे जाएंगे, सॉरी इस एड्रेस पे जाएंगे C35 पर, और उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ये वैल्यू अब हमने DR में लोड करनी है, क्योंकि हमने अब देखा है प्रीवियसली जो हमारे वीडियो 1 में था कि हमारे पास इधर हमारे पास वो DR की वैल्यू, और फिर हमने वही करना है जो हमने यहाँ पर किया। देखेंगे क्या वो 1 तो नहीं है, और ये हम तब तक चलाते जाएंगे जब तक हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आ जाती। तो अब तो ये चीज़ें आसान हो गई हैं, और आपने इसको देखना है कि इन रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास चीज़ें क्लियर हो गई। अब जरा हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखा है कि हमारे पास द कंटेंट ऑफ PC इज़ दिस। ठीक है, और इस जगह ये पड़ा हुआ है, यानी हमारे पास PC, सॉरी, 3AC की वैल्यू हमारे पास ये है। द कंटेंट ऑफ मेमोरी एट एड्रेस 3AF, यानी PC की वैल्यू पे क्या पड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन आ गई। आप इसको बाइनरी कोड पे कन्वर्ट करके देख लें, तो ये आपके पास जो भी वैल्यू आएगी ये आपके पास आएगी, उसको आप कंसिडर कर लें। ये बेसिकली मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ना तो ये 7 है ना ये F है। ठीक है, और हमारे पास द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस एट 3 अब 3 जो होता है ना, ये हमारे पास जो लास्ट हमारे पास 12 बिट्स होती हैं, हमारे पास क्या है, ऑपरेंड का एड्रेस होता है, और ऑपरेंड की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब चूंकि ये हमारे पास फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आ रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि 39C पे ये हमारे पास चीज़ आ गई। तो हमने एक्चुअली ये हमने DR में लोड नहीं करनी, बेसिकली हमने DR में 8B9E लोड करनी है। और कौन सी इंस्ट्रक्शन फैक्ट होगी नेक्स्ट, और आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है, अब चीज़ें आपके सामने काफ़ी क्लियर हैं। तो यहाँ पर हम इस इंस्ट्रक्शन को, इस वीडियो को, सॉरी, हम यहाँ पर वीडियो नंबर 4 को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू।